फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विलेज सर्वे के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये विलेज सर्वे है, ये सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा काम देता है। यूजी हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, तो आपको काम देगा ये, ठीक है। या अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, इंटीग्रेटेड बीए, ठीक है। तो 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है, तो उसमें भी ये कोई सेमेस्टर में आपका होगा 3, 4 या 5 सेमेस्टर, किसी एक सेमेस्टर में ये विलेज सर्वे बनाना ही बनाना है। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए अंत तक। और ये इसमें जो कंटेंट मैंने लिखा है ये एकदम परफेक्ट है। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्पेशली वीवीयू का कोई भी कॉलेज में, तो आप आँख मूंद के इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल सटीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विलेज सर्वे के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना होगा। यहाँ पे कॉलेज का लोगो, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज का लोगो है। और उसके बगल में कॉलेज का नाम लिखना है। मैंने अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो लिख लीजिएगा। मान लीजिए मेरा संत कोलंबस कॉलेज है, तो मैंने संत कोलंबस कॉलेज लिखूँगा। आपका जो भी कॉलेज है आप लिखिए। और यहाँ पे कॉलेज का फ़ोटो पेस्ट कर दीजिएगा। कोई भी एक कॉलेज, जो भी कॉलेज है आपका, उसका कोई बढ़िया सा फ़ोटो नेट से निकाल के, चाहे वहाँ जाके सामने फ़ोटो क्लिक करके पेस्ट कीजिएगा। फिर विलेज सर्वे लिखिएगा, ठीक है, जैसे ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जिस गांव का विलेज, जो आपका विलेज है, इसका आप सर्वेक्षण कर रहे हो, उसका नाम लिखना है। तो उस गांव का नाम लिखिएगा। फिर सेमेस्टर 3 सेशन 21-24 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो देखिए ये तो ओल्ड सेशन हो गया 21-24, अब तो 4 साल का हो रहा है। तो आपका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में विलेज सर्वे बनाने मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग बनाइएगा सेम टू सेम। और दोस्तों, विलेज सर्वे में कोई सा भी गाँव हो आपका, आप बस अपना गाँव का नाम लिख दीजिएगा, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लीजिएगा। आपको टीचर फुल मार्क्स देंगे। कोई इतना पढ़ता नहीं है बारीकी से, ठीक है। अंडर सुपरवाइज़र यहाँ पे अपने टीचर का फ़ोटो चिपकाइएगा। यहाँ पे टीचर का नाम लिखिएगा, देखिए ये वाला ब्लैंक स्पेस पे। और फिर यहाँ पे एचओडी है टीचर, तो एचओडी लिखिएगा। फिर कॉलेज का नाम नीचे लिखिएगा। फिर यहाँ पे सबमिटेड बाय में आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। फिर आपको अपना नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, रोल नंबर क्लास का नहीं होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अलॉट किया गया है वो होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ टीचर सिग्नेचर के लिए प्लेस बना दीजिएगा, क्योंकि टीचर लोग यहाँ साइन करते हैं। फिर यहाँ आपको प्रमाण पत्र बनाना है, सर्टिफिकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप प्रिंटेड ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे इंप्रेशन अच्छा आता है। बट अगर आप चाहो तो आप हाथ से भी लिख सकते हो। अच्छा से लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। सुंदर से लिखिएगा इस चीज़ को। इसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, फिर अपना जो रोल नंबर है, फिर सत्र 21-24 जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया। यहाँ सत्र में आपका जो भी सेशन होगा आप वो लिखिएगा, ठीक है। ये बस सेम टू सेम 21-24 मत लिखिएगा। इसके लिए सहृदय शुभकामना देता हूँ तथा इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर निर्देशक में यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। फिर भूगोल विभाग अध्यक्ष, फिर जो कॉलेज है उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर आभार भी आपको प्रकट करना है, तो आभार में लिखना है मैं, फिर अपना नाम, फिर क्रमांक में अपना रोल नंबर, ठीक है। फिर सत्र में जो भी आपका सेशन होगा वो, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है जहाँ पे मिटा हुआ है। फिर भूगोल विभाग अध्यक्ष, फिर यहाँ कॉलेज का नाम लिखना है। फिर इसके बाद जिनके निर्देशन में मैं पंचायत सुंदरनगर का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया, इसके लिए मैं, फिर यहाँ पे टीचर का नाम लिखना है जो ये मिटा हुआ है, का आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। फिर नीचे में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। फिर उसके ऊपर में आपको अपना नाम लिखना है। ये प्रिंटेड ही करवाइएगा तो अच्छा रहेगा। फिर विषय, ये विषय सूची। अब हम लोग मेन विलेज सर्वे पे आते हैं। ये तो जो ऊपर में बताया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। खैर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये तीनों पेज आपको प्रिंटेड ही रखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और दोस्तों, विषय सूची, यानी अब हम लोग विलेज सर्वे का जो मेन बेसिक्स है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स को लिखना है, टोटल कुल 20 टॉपिक्स है, ठीक है। प्राकथन, परिचय, तीसरा है अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, धरातलीय बनावट, ठीक है। 5 में अफवाह तंत्र, 6 में जलवायु, 7 में वनस्पति, 8 में जनसंख्या, 9 में स्त्री एवं पुरुष वर्ग, 10वां में लिंग अनुपात, 11 में साक्षरता, 12 में सिंचाई, 13 में डाकघर, 14 में बाजार, 15 में परिवहन, 16 में कृषि में भी 3 भाग में बटा है। ए में खाद्यान्न फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल। और फिर उसके बाद मंदिर है। फिर उसके बाद 18वां नंबर पे है व्यापार व्यावसायिक संरचना,
फिर 19वां नंबर पे है समस्याएं, समस्याओं का समाधान। आपको समस्या बताना है अपने विलेज का और फिर उसका समाधान बताना है। अंत में 20वां पॉइंट है, इसमें निष्कर्ष पे आपको पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राकथन विषय से जरूर बनाइएगा, इससे एग्जामिनर एक्सटर्नल जो आएंगे उनको पता चलेगा कि आपने ये क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्राकथन भूगोल में विकास में मतलब थोड़ा सा विलेज सर्वे का इंट्रोडक्शन देना है इसमें प्राकथन में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज इसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भूगोल के विकास में भौगोलिक सर्वेक्षण का अत्यधिक महत्व है। किसी प्रदेश की यात्रा के दौरान मानवीय अवलोकन में के द्वारा उस प्रदेश का स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विकास को कहा जाता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के महत्व को देखते हुए ही ब्रिटिश सरकार ऑफ जियोग्राफी ने कहा कि तब तक किसी व्यक्ति को भूगोलवेत्ता नहीं माना जा सकता जब तक वह किसी प्रदेश की यात्रा न करे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। जहाँ तक ग्रामीण सर्वेक्षण का प्रश्न है तो किसी गांव के विभिन्न क्षेत्रों तक था उसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करना ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। वर्तमान काल में भूगोल का अध्ययन में मात्रात्मक क्रांति का समावेश हुआ है, जैसे कि आप लोग इसको मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। ठीक है, इस क्रम में क्षेत्रीय उच्चावाच को महत्व दिया जाता है। उच्चावाच का मतलब है रिलीफ फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। इस संदर्भ में यदि विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। ठीक है, सबसे पहले जो सर्वेक्षण का कार्य फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पूछ सकते हैं। विकास के लिए क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को दिया जाता है। महत्व को जानकर इसका प्रचार प्रसार किया तथा भूगोल के माध्यम अध्ययन क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ गया है क्योंकि सबसे अधिक ज्ञान वास्तव में निरीक्षण के द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम्बोल्ट तथा मैकेंजर महोदय की यात्रा से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं परिचय की ओर। भारत गाँव का देश है। देखिए दोस्तों, ये सेम टू सेम आपको जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करना होगा। भारत गांव का देश है और गांव का एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां लोग समूह में रहते हैं और रहने के लिए अधिवास की स्थापना करते हैं और सभी लोग प्रायः प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे खेती, लकड़ी काटना, पशुपालन आदि में संलग्न होते हैं। लेकिन सुंदरनगर गांव की भी इन क्रियाकलापों में अद्भुतता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये मेरा गांव सुंदरनगर है तो आपको ये गांव नहीं लिखना है, आपको अपना गांव का नाम लिखना है और उसको चेंज कर देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के पास सीएसएन स्कूल है तथा यहाँ पर जेएम कॉलेज भी है। इस कॉलेज में इंटरमीडिएट तथा स्नातक की पढ़ाई होती है। तो ये मैंने जिस विलेज का बनाया तो उसका मैंने लिखा। आप अपना जो भी विलेज है उसके बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी विकसित है, यहाँ पर केवल पक्के मकान हैं। यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इस गाँव में बहुत से अच्छे प्राइवेट स्कूल है जैसे पाउन क्रूज, एसबीएम। यहाँ आपका घर के पास मतलब आप लोग जो जिस विलेज के का बना रहे हो वहाँ पे कौन सा स्कूल है तो आप वो लिखिएगा, और स्कूल नहीं है तो इसको मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर एक बड़ी सी नाली उपलब्ध है। यहाँ पर करीब 5 मंदिर है। यहाँ पर महुआ पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस गाँव में मध्यम तथा गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कच्ची पक्की दोनों तरह की सड़कें हैं। यहाँ पर एवं माँ दुर्गा का मंदिर है, काली मंदिर है तथा हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, तो आपको अपना बेसिकली आपका गांव का परिचय देना है कि स्कूल है कि कॉलेज है कि मंदिर है, क्या है नहीं है, वो सब लिखना है। और अक्षांश और देशांतर विस्तार, ये तो इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखना है। तो पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखा द्वारा किया जाता है। धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को देशांतर प्रदर्शित करता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि में पड़ता है। यहाँ जहाँ तक सुंदरनगर पंचायत की बात है, इस ग्राम का अक्षांश 23.36 है अतः देशांतर 85.33 है। आप लोग अपने गांव का नाम लिख के गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको अक्षांश और देशांत मिल जाएगा। तो आप ये अपना गांव का में यहाँ पे सुंदरनगर पंचायत मत लिखिएगा, अपना गांव का नाम लिखिएगा। और अगर मन नहीं है तो सेम टू सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख सकते हो। बाकी आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको और अच्छा आसानी होगा, एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको। धरातलीय बनावट, अब ये देखते हैं कि धरातलीय बनावट से आशय एक भू आकृति इकाई से है जिसमें सामान्यतः उसकी धरातलीय बनावट अर्थात प्रकृति के द्वारा पहचाना जाता है। सामान्य भाषा में ज़मीन की ऊंचाई नीचाई द्वारा जो आकृतियाँ बनती है उसे स्थल रूप कहते हैं। जहाँ तक सुंदरनगर गांव की बात है, यह एक समतल क्षेत्र है। यहाँ की धरातलीय बनावट लगभग समान है। आंतरिक बल की तीव्रता हर जगह समान नहीं होती है।
आंतरिक बल की तीव्रता में अंतर होने के कारण धरातल असमतल है। ठीक है, तो ये आप सेम टू सेम लिखिएगा, बस सुंदरनगर गांव मत लिखिएगा, अपने गांव का नाम चेंज कर दीजिएगा, बस ये सेम आपको बता देना धरातल बनावट में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अफवाह तंत्र के ऊपर। देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब स्पीड में 0.75 कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से सुनाई दे, समझ में आए। अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। किसी नदी में मिलने वाली सारी नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का अफवाह तंत्र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम लिखिएगा। यहाँ पर विसर्जन तालाब है, तो देखिए मेरा घर के पास जो तालाब है मैंने उसका नाम लिखा, तो आपके घर के आसपास तालाब है तो आप वो लिखिएगा। लेकिन अगर तालाब नहीं है तो आप लिख दीजिएगा साफ साफ कि नहीं है यहाँ पे तालाब। ठीक है, इस लिखिएगा कि मेरे पंचायत में तालाब उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरह का अफवाह तंत्र उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए टीचर कुछ नहीं कहने वाले हैं। और इस गांव में सिंचाई पशुओं को जो तालाब का पानी का यूज है वो सिंचाई में होता है, पशुओं को नहलाने में होता है और कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। इस गांव में चापाकल तथा कुएं के पानी का उपयोग लोग पीने या घरेलू कार्यों के लिए करते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अफवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ठीक है, यहाँ तालाब है तो मैंने फ़ोटो खींच के डाला है, प्रिंट आउट करके चिपका है, तो आप लोग भी चिपका लीजिएगा अपना आसपास का जो भी तालाब है उसका फ़ोटो खींच के चिपका लीजिएगा। अब आते हैं जलवायु की ओर। ठीक है, हमारा भारत देश की जलवायु मानसून है। इसी के आधार पर भारत के अन्य प्रदेशों में वर्षा, तापमान तथा आर्द्रता वितरण में असमानता पाई जाती है तथा झारखंड राज्य की औसत आर्थिक तापमान के आसपास मिलते हैं, जबकि यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा होती है। जहाँ तक सुंदरनगर गांव की बात है तो यहाँ की जलवायु की गत है, तो यहाँ की जलवायु भी उष्ण मानसूनी है। ठीक है, तो यहाँ सुंदरनगर ना लिख के आप अपना गांव का नाम लिखिएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। यहाँ पर वर्षा भी उष्ण मानसूनी है, यहाँ पर वर्षा काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। यहाँ पर वर्ष को निम्नलिखित ऋतुओं में बांटा जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। और बगल में उसका मंथ लिखा हुआ इंग्लिश में, वो आप पढ़ लीजिएगा और सेम टू सेम लिख सकते हो। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में काफ़ी अंतर होता है। ग्रीष्म काल में तापमान सर्वाधिक दर्ज किया जाता है, वहाँ वर्षा ऋतु में मेघाच्छादन एवं बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ जाती है। ठीक है, वनस्पति। झारखंड नामकरण प्राकृतिक वनस्पति संबंधित है। झार का अर्थ जंगल तथा खंड का अर्थ भूमि, अतः झारखंड का साधारण अर्थ जंगलों से भरी पड़ी भूमि होती है। झारखंड में कुल वनों की भूमि 29.6% है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वैसे पेड़ पौधे, झाड़ी, लता, घास और खरपतवार से है जो प्राकृतिक से स्वयं पैदा होते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे फिर आपको अपना गाँव का नाम लिखना है की बात है तो यहाँ पर महुआ, सखुआ, आम, बाँस, पीपल, जामुन, इमली पेड़, नीम का पेड़ आदि का विकास देखने को मिला है। यहाँ पे नीम तथा पीपल का पेड़ का फोटो है, तो मैंने अपना गांव का खींच के डाला है, आप अपना विलेज का खींच के डाल दीजिएगा फोटो। इसके अलावा वृक्ष रोपण के कारण यहाँ पर यूकेलिप्टस, शीशम तथा आम का बागान भी देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 75% भाग पर वनस्पति पाई जाती है। जनसंख्या। मानव संसाधन धरातल पर उपलब्ध अन्य संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम लोग पॉपुलेशन के बारे में लिखे, ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा प्रपद जैविक तथा अजैविक संसाधनों का अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से उपयोग करता है। किसी भी क्षेत्र का विकास उसके मानवीय संसाधनों को उपयोग और देश, प्रौद्योगिकी एवं व्यावहारिक उन्नति, वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके कुशलता, क्षमता, स्वभाव एवं शिक्षा पर निर्भर करता है। वर्तमान काल की जनसंख्या की तुलना भूतकाल से की जाए तो पता चलता है कि पूर्व काल में जनसंख्या कम थी, लेकिन अब जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है। यहाँ की कुल जनसंख्या 940 है, जिसमें से पुरुष 495 है और महिलाओं की संख्या 445 है। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर लोग भी रहते हैं। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर प्रायः हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं। स्त्री एवं पुरुष वर्ग, ठीक है, मतलब गाँव स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं सुंदरनगर गाँव, यहाँ पे आपको अपना गांव लिखना है, जैसे कि मैंने हम हर बार बता रहा हूँ कि कुल जनसंख्या। अब मैं देखिए जहाँ पे गांव सुंदरनगर लिखा होगा वहाँ आप समझ जाइए आपको अपना गांव लिखना है, गांव का नाम लिखना है। मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, बहुत बार बोल चुका हूँ, अब आप लोग को याद हो गया होगा। कुल जनसंख्या 8,940 है, नहीं 8,000 नहीं, सॉरी 940 है। इसमें स्त्रियों की संख्या 445, पुरुषों की संख्या 495, ठीक है। स्त्री वर्ग, यहाँ की अधिकांश महिलाएं केवल घर का काम करती है, मतलब हाउसवाइफ है, कृषि कार्य में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त कुछ महिला समिति एवं अन्य आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत है। पुरुष, यहाँ के पुरुष क्या काम करते हैं वो लिखना है आपको। यहाँ के अधिकांश पुरुष कृषि करते हैं।
कुछ की राशन दुकानें हैं और कुछ पुरुष मजदूरी करते हैं तथा कुछ पुरुष अन्य कार्यों में संलग्न हैं जिनके से वो जीवन यापन करते हैं। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, किसी समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। झारखंड का लिंग अनुपात प्रति 1000 वर्षों पर 947 महिलाएं है। ठीक है, जहाँ तक फिर आपको अपना गाँव लिखकर नाम लिखना है यहाँ पे की बात की जाए तो जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ का लिंग अनुपात व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 1000 के अंदर ना पॉपुलेशन है तो लिंग अनुपात कहना मुश्किल है यहाँ पे। किसी भी क्षेत्र के पुरुष एवं स्त्री जनसंख्या के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता होती है और किसी क्षेत्र के विकास के लिए दोनों का अहम भूमिका होती है। दोनों का संतुलित विकास होना बहुत जरूरी है। उसका अध्ययन करने से हमें स्त्री और पुरुष वर्ग के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। स्त्री और पुरुष के तुलनात्मक अध्ययन से इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की प्राप्त जानकारी होती है तथा इन्हीं आंकड़ों की सहायता से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है। दोस्तों ये आपको सेम टू सेम लिखना है जनसंख्या के बारे में, बस अपना गांव का नाम चेंज कर दीजिएगा। यहाँ गांव आपका जो विलेज का सिलेक्शन करेगा वो कर दीजिएगा। ठीक, अब साक्षरता यानी लिटरेसी, इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा मानव जीवन के जीने का सन्मार्ग है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है। शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा है कि अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा के बिना पशु के समान होता है। अतः हमारे जीवन में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। लेकिन जहाँ तक फिर आपको यहाँ अपना गांव का नाम लिखना है कि जाए तो इस गांव में बहुत से सरकारी या प्राइवेट स्कूल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक अच्छी है और यहाँ के स्कूल में दूर दूर से लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यहाँ हाई स्कूल है तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध है और यहाँ के लोग शिक्षित भी है। साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना लिखना या शिक्षित होना नहीं है बल्कि सफलता और जीने के लिए भी साक्षरता बेहद जरूरी है। यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक विकास का आधार स्तंभ बन जाती है। सिंचाई, अब इरिगेशन के कौन कौन सा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ के अधिकांश ग्रामीण कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ पर सिंचाई का स्रोत तालाब, कुआं तथा नलकूप है जिनके द्वारा सिंचाई करते हैं। यहाँ के लोग मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। यहाँ मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर इसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान किया जाता है या सूक्ष्म क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने के कारण पौधों का जल आवश्यकता से पूर्ति करने के किया जाता है। दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, आप लोग जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं, जो भी पेज है सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब आते हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो ये नहीं सॉरी सिंचाई बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ के अधिकांश ग्रामीण सिंचाई में उपलब्ध है। देखिए सिंचाई का मैंने ये बता दिया है एक पेज, अब यहाँ सेकंड पेज से देखना था, सॉरी मैं गलती बोल दिया। सिंचाई दो आवश्यक कृषि आवश्यकताओं को प्रदान करती है। पौधों की वृद्धि के लिए नमी की आपूर्ति जो आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन भी करते हैं। फिर मिट्टी में लवणों की निष्पादन यानी ह्यूमस बढ़ाता है। ठीक है, अब डाकघर के बारे में जानते हैं। दोस्तों डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, डाकघर एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने, पहुंचाने आदि का कार्य करती है। यहाँ पर डाक व्यवस्था की बात की जाए तो डाकघर का कार्य डाकघर एवं केंद्रीय संस्थान है जो लोगों द्वारा प्रेषित लिफाफों, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर और सामान को गंतव्य स्थल तक पहुँचाने का काम करते हैं। साथ ही पोस्ट कार्ड और डाक टिकट के अलावा बचत योजनाएँ, पेंशन सेवाएँ तथा लेके भूमिका निभाते हैं। डाकघर एक सरकारी कार्यालय है। यहाँ के से पत्र दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। डाक का सेवा महत्व जगह हम पंजीकृत पत्र, जन्मदिन की शुभकामनाएं, पार्सल और मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। बदलने और संचार के साधनों में वृद्धि के साथ साथ डाकघर और डाक प्रणाली में उपयोगिता जरूर कम गई है। ठीक है, अब आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा और आपके विलेज में जो डाकघर है उसका नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे उसका फ़ोटो पेस्ट करिएगा जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाज़ार में आप जानिएगा, आपका घर के पास बाज़ार लगता है, मतलब जो गांव का सर्वेक्षण कर रहे हो उस गांव का पास बाज़ार लगता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ये मोटा मोटी आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। बाज़ार यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है, उसे बाज़ार कहते हैं। बाज़ार ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। आम बाज़ार और ख़ास बाज़ारों में अंतर है। बाज़ार में कई बेचने वाले जगह पर होते हैं ताकि उन चीज़ों का खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके। बाज़ार के लाभ, बाज़ार लोगों को काम करने, इन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देते हैं जो वे उगाते हैं और बनाते हैं। बाज़ार की विशेषता, बाज़ार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को स्थापित करते हैं जो आपूर्ति और मांग के लिए निर्धारित होता है। एक बाज़ार की विशेषताओं में एक क्षेत्र, खरीदारों और विक्रेताओं और एक वस्तु की उपलब्धता शामिल होती है।
बाजार के प्रमुख तत्व इस प्रकार इस क्षेत्र स्थान विशेष एक सीमित न होकर विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। मांग और पूर्ति के बिना किसी वस्तु के बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वस्तु के विक्रेता तथा विक्रेता दोनों ही की उपस्थिति बाजार बनाती है। अगर सुंदरनगर की बात की जाए तो यहाँ के नज़दीक पे भुरकुंडा बाज़ार है, ठीक है। तो आप मेरा गांव में भुरकुंडा बाज़ार नज़दीक पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दवा दुकान है, राशन दुकान है, सब्जी मंडी, कपड़ा दुकान, ज्वेलरी दुकान, पुस्तक स्टोर आदि सभी लोग हैं। लोग दूर दूर से खरीदारी करने आते हैं। लोग सयाल हुई माई गिद्दी भसाईनगर महटोरा चंदगड्ढा हेल से आते हैं यहाँ जरूरत की वस्तु खरीदने, ठीक है। तो आप अपना भी लिख दीजिएगा कि आपका गाँव के पास गाँव में कौन सा है बाज़ार और वहाँ पे कौन कौन किधर किधर से लोग आते हैं सामान खरीदते, तो सब लिख सकते हो, ठीक है। कि बाज़ार का फ़ोटो मैंने लगाया है तो खींच कर डाल दिया है, तो आप भी खींच कर डाल दीजिएगा। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जहाँ तक कि इस गांव की सड़क की बात है, यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़क है। इस जिसके फलस्वरूप यहाँ पे वाहन के रूप में साइकिल, ऑटो, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर इत्यादि परिवहन का साधन के रूप में प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से सुंदरनगर के लोगों को व्यापार तथा सवारी लेने में आसानी होती है। सुंदरनगर जगह अपना गाँव का नाम लिखिएगा। अतः इस गाँव में संचार की विकास भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी है और दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि मुख्य संचार के साधन उपलब्ध है। परिवहन मानव साधन का एक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं और विभिन्न संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास तथा राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास और भावनात्मक एकता के लिए उन्नत एवं विकसित परिवहन की साधन होना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ ऑटो स्टैंड का फोटो डाला है। अपने घर के पास कोई भी एक स्टैंड जो भी होगा जहाँ पे ऑटो लगता है वहाँ डाल दीजिएगा फ़ोटो। चाहे बस स्टैंड होगा तो बस स्टैंड का भी डाल सकते हो जिस विलेज का बना रहे हो। अगर नहीं होगा तो मत डालिएगा, फ़ोटो मत लगाइएगा। फिर कृषि उपयोग, भूमि उपयोग का तात्पर्य है अब कितना लैंड में जो आपका गांव है उसमें कितना प्रतिशत ज़मीन में कृषि होता है, तो उसके बारे में यहाँ देखते हैं। भूमि उपयोग का तात्पर्य भूमि में लाई गई है, किसी उपयोग में लाई गई है, यानी भूमि का कैसे यूज़ कर रहा है। भूमि के लिए निश्चित भाग का किन कार्यों में प्रयोग हुआ। कृषि का मुख्य विकास था जो सभ्यताओं को उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों को उगाया गया जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ, रबी, जायद, जो क्रमशः बारिश, सर्दी, गर्मी में बोई जाती है। खाद्यान्न फसल निर्वाह है जो मानव उपयोग के लिए होती है। इसमें आलू जैसे फल, सब्जियां, अनाज और कंद शामिल है। अनाज फसलें जैसे गेहूं, चावल और मकई जैसी फसलें शामिल है। गेहूं सबसे व्यापक रूप से उगाने वाली फसल है। जहां तक मेरे गांव की बात है तो यहां पे आलू, चावल तथा मकई की खेती हो सकती है, की जाती है। आप अपना गांव का लिख दीजिएगा, नाम चेंज कीजिए, बाकी सेम टू सेम लिखिए। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते शुष्क एवं वातावरण की आवश्यकता होती है। सुंदरनगर में आलू और सरसों की बोई जाती है। अपना गांव का नाम लिखिएगा, बाकी सब सेम टू सेम। फिर जायद फसल, इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और सूक्ष्म हवाई का सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। धान तथा तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि इन फसलों मुख्य रूप से मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। लेकिन सुंदरनगर गाँव, जहाँ पर फिर अपना गाँव का नाम लिखिएगा की बात की जाए तो गाँव में जायद फसल की उपज नहीं होती है। आलू की खेती, जो आपका घर के जिस गांव का बना गया है उसके वहाँ पे जो भी खेती होता है उसका देखिएगा और फ़ोटो चिपका दीजिएगा। चाहो तो नेट से भी निकाल के कर सकते हो, टीचर तो नहीं देते। मैंने आलू की खेती और सरसों की खेती को चिपकाया है, ठीक है। आप भी नेट से भी निकाल सकते हो, अपना गाँव का खींच के भी डाल सकते हो। भारतीय धर्मों हिंदू के उपास्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की गई जगह या देवस्थान है, यानी किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए तो उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है। जहाँ तक इस गांव की बात है तो यहाँ पे शिव जी की मंदिर है। यहाँ पे लोग शिवरात्रि में पूजा करते हैं। प्रतिदिन गांव के लोग स्नान करके शिव जी की आराधना करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ जाने पर वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करता है। मंदिर जाने से व्यक्ति का खुद पर विश्वास बढ़ता है और इस विश्वास से वह बड़े सपने देखता है तथा उन्हें पूरा करता है। मंदिर जाने से व्यक्ति गलत काम करने से बचता है और कई मुसीबतों से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान को सुख तथा दुख दोनों परिस्थिति में याद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ शिव मंदिर का फोटो मैंने डाला है। आपके गाँव में जो भी शिव मंदिर होगा उसका फोटो डाल दीजिएगा खींच के। अब आते हैं व्यापार और व्यावसायिक संरचना। यहाँ पे अधिकतर लोग CCL में नौकरी करते हैं क्योंकि भूरकुंडा में कोयले का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। आपके विलेज में
लोग किस काम में इंडल्ज है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको आप लिखिएगा। और बाकी आप यहाँ पे भूखुंडा मिटा दीजिएगा, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखना है आपको, जिससे द्वारा उत्पादित अनाजों, सब्जियों, दूध को नज़दीक के बाज़ार में बेचते हैं। कुछ लोग कृषि करते हैं और उसको नज़दीक के बाज़ार में बेचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दूर के राज्यों के लिए प्रवास करते हैं तथा ताकि नौकरी मिल सके, यानी माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स में। कुछ लोग मजदूरी का कार्य करके जीवन यापन करते हैं। बहुत से लोग ने यहाँ राशन की दुकान खोली है। यहाँ पे व्यापार और व्यावसायिक संरचना इसी प्रकार की है, ठीक है। समस्या अब क्या क्या प्रॉब्लम आता है इस गांव में। मुख्य समस्याएं बहुत सारी, जैसे पूर्ण रोजगार, उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था, खेती में डीप बोरिंग आदि ऐसी समस्या है। गाँव में पूर्ण रोजगार न होने के कारण लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोग बाहर दूसरे राज्यों में कार्य करने चले जाते हैं। यहाँ लोग कृषि पर निर्भर है, लगभग 40% लोग, लेकिन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोग वर्षा पर निर्भर है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, ठीक है। ये जो समस्या है ये इंपॉर्टेंट है, आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा। बस यहाँ अगर गांव का नाम वैसे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अपना गांव का नाम मेंशन कीजिएगा। इस गांव में ना लिख के आप अपना गांव का नाम लिखिएगा, मेरे गांव में ऐसा है गांव का। फिर समस्याओं का समाधान। गांव की समस्या को सुलझाने के लिए ग्रामीण नियोजन की आवश्यकता है, और ग्रामीण नियोजन के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, क्योंकि वह नीति निर्धारित करती है और विकास योजना कार्यक्रम बनाती है। आर्थिक विकास के लिए यह लोगों के जागरूक होने के लिए आवश्यक है, तथा सरकार के अधीनस्थ कार्यों के द्वारा इस गांव का पूर्ण रूप से सुधार हो सकता है, जो इस प्रकार से है, ठीक है। अब मैंने सुझाव, समस्याओं समाधान का कुछ मेजर दिया है, क ख ग, ये 3 में, ठीक है। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग। यहाँ के ग्रामीण को कृषि के बारे में जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा मुफ्त या कम लागत पर आधुनिक यंत्र एवं उत्तम बीज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कृषि की पैदावार बढ़ाया जा सके। रोजगार के अवसर। इस गाँव में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना चाहिए। सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर बनाना। इस गांव में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करवाई जाए, ताकि उद्योगों में प्रोत्साहित किया जाए तो कृषि कार्य में, ताकि उद्योग में रोजगार की प्राप्ति लोगों को होगी और खाद्यान्न तथा व्यवसाय की दृष्टि से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। अब निष्कर्ष ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये निष्कर्ष बहुत अच्छा था, इसके लिए मेरे टीचर्स ने अप्रिशिएट भी किया था, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। सेम टू सेम लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने छांट के लिखा है, सोच समझ के सीनियर से, टीचर से पूछ के लिखा है मैंने। इस गांव के क्षेत्र सर्वेक्षण का अध्ययन के अंतर्गत उच्च आवास, भौतिक स्वरूप, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, भूमि उपयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इस अध्ययन द्वारा हमें भौतिक स्वरूप का प्रभाव, मानव विकास एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर संबंधियों की जानकारी मिली। इस सर्वेक्षण के द्वारा कई सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त हुई जो कि सामान्यतः किताबों में उपलब्ध नहीं है। इसके द्वारा हमें किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक एवं मानव प्रभाव की जानकारी मिलती है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ जहाँ मेरा गांव का नाम लिखा है वहाँ आपको अपना गांव का नाम लिखना है, और फोटो है तो वो भी आपको अपने गांव, जिस गांव में आप सर्वेक्षण कर रहे हो उसका फ़ोटो डालना है, ठीक है। बाकी आप नेट से भी निकाल कर डाल सकते हो। थैंक यू।